जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इंडियन पॉलिटी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करेंगे कि इंडियन पॉलिटी का सिलेबस क्या है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा ग्रेजुएशन में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। दोनों अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर राजनीति विज्ञान पढ़ना होता है और यहाँ पर आपको भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना होता है। चाहे आपको कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या कोई भी अदर वनडे एग्जाम हो, पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है बच्चे, एस्पायरेंट्स की, अगर पॉलिटी के क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं है। मतलब जो आप डेली लाइफ में देखते रहते हैं कि पार्लियामेंट काम कैसे करती है भाई, और स्टेट में स्टेट का मुखिया कौन होता है, गवर्नर कौन होता है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन ये जो क्लास है, इस क्लास का आज मेन उद्देश्य यही है कि हम टारगेट करते हैं आज सिलेबस को, सिर्फ कि सिलेबस को समझ लेंगे तो आधी रास्ता पूरा हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे जाने से पहले क्या है कि उन लोगों से पूछ लीजिए कि जो उस रास्ते पर गए हो वो आपको एक माइंड मैप दे देंगे। तो एक माइंड मैप मैं आपके लिए आज देने आया हूं। मेरा अनुभव लगभग 5 साल का पढ़ाने का है और कई सारे एग्जाम को भी मैंने क्लियर किया है। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहां से हुआ है। तो आपने एक सुना होगा रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 1773 में पारित होता है। और इसके बाद चार्टर एक्ट देखने को मिलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 1813 का, फिर 20-20 साल पर ये आते हैं और लास्ट में जाकर एक 1957 में ग्रेट रिवॉल्ट होता है ना। और फिर उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो हम देखने की कोशिश यहां पर करेंगे। मतलब 1773 1773 से लेकर और जो 1947 है वहां तक हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा जो बैकग्राउंड रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और वो कैसे काम किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक चीज बनाई गई थी जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई जाती है, उसको बनाने की डिमांड सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय लेकर आते हैं। लेकिन इससे पहले भी डिमांड हुई थी, लेकिन वो इनफॉर्मल डिमांड थी। वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल में उठाई थी। तो स्वराज बिल से बात करेंगे और एम एन रॉय तक आ जाएंगे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अगस्त ऑफर प्रपोजल किया था 1940 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें ये चीजें देखने को मिली थी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, मतलब एक लोगों का ग्रुप बनाएंगे जो मिलकर संविधान का निर्माण करने वाले हैं। और फिर कैबिनेट प्लान 1946 में आया। मतलब ये चीजें देखेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कैसे गई थी और इसकी डिमांड आई कहां से थी। सबसे पहले डिमांड किसकी आई थी? मतलब अगर इसके आइडिया की ही बात करें तो एक ब्रिटिशर थे, सर हेनरी मैन, उन्होंने ये आइडिया दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखेंगे फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारे भारतीय संविधान के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ बात करेंगे हम आर्टिकल्स को लेकर और शेड्यूल्स को लेकर, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। उसके बाद 9th शेड्यूल, 10th 11th और 12th, मतलब अभी कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स। तो 9th शेड्यूल, 10th और 11th 12th सारा कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या हमारा संविधान रिजिड है या फ्लेक्सिबल है या दोनों का मिक्सचर है। रिजिड का मतलब है कि वहां पर अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत ज्यादा कठिन होंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल का मतलब है कि वहां पर जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, मतलब संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है, वहां पर वो लचीली होगी, मतलब आसान होगी। लेकिन इंडिया में दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। कुछ प्रावधान जो सेंटर स्टेट रिलेशन या सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशंस के बीच में या फिर उनके ऑटोनोमस स्ट्रक्चर के बीच में आते हैं, वो कौन से हैं? वो रिजिड प्रोविजन है। लेकिन जो सिंपल है वहां पर जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में हम देख लेंगे अमेंडमेंट प्रोसेस, कि अगर अमेंडमेंट किया जा रहा है तो अमेंडमेंट करने की प्रोसेस क्या रहेगी और अभी तक कितने अमेंडमेंट
किए जा चुके हैं। जैसे अभी तक आपको पता होगा 106 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे उनकी सबकी यहाँ पर बात कर लेंगे। और अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 368 में बताया गया है। तो वहां पर जो जो आर्टिकल्स में जो जो प्रोसेस बताया गया होगा, तो जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपने सुना होगा कि भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरिंग कहा जाता है, लेकिन भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरिंग कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो चीजें लिखी गई होंगी ही, वहां से आपको पढ़कर अपने अनुसार चेंज करना होगा। सेम भारत के संविधान के बारे में भी वैसा ही प्रावधान मिलता है। भारत का संविधान लगभग 60 देशों 60 कंट्रीज 60 देशों के अध्ययन करने के बाद बनाया गया, लेकिन सिर्फ हमने वहां से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। मतलब वहां पर जो चीजें थी उनको हमने देखा और उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपने यहाँ पर लिया है। जैसे हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप हमने जहां से लिया वहां पर डुअल सिटीजनशिप का रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है और अपने यहाँ उसको चेंज करके अपने यहाँ पर लिया है। जैसे प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल का आइडिया जो हमने लिया वो यूएसए से लिया है, मतलब यूएसए से लिया है, मतलब अमेरिका से लिया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। मतलब चीजों को हमने एनालिसिस किया है, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग बनाया है। इसलिए भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरिंग नहीं किया जा सकता। तो ये सारे सोर्स हमने यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन कौन सी चीजें को अडॉप्ट किया गया है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीजों को लिया गया है, यूएस और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन चीजों को अडॉप्ट किया गया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पा जाते हैं प्रियम्बल पर, प्रस्तावना पर। तो यहाँ प्रस्तावना हम देखेंगे कि आइडिया कहां से लिया और इसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से, आइडिया यूएसए से लिया। ये सब देखने के बाद फिर इसमें हम देखेंगे जो वर्ड का टर्मिनोलॉजी है, जो इसके टर्मिनोलॉजी है उनका जो क्रम है वो सब क्या है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की संविधान प्रियम्बल हमको कुछ चीजों के बारे में बताती है कि ये किसी के द्वारा हम पर थोपा नहीं गया है, बल्कि हमने हमारे लोगों के लिए स्वयं बनाया है। तो ये सारी चीजें इसमें देख लेंगे। और फिर इसमें ये आता है कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट भी किया जा सकता है या नहीं। तो प्रियम्बल में अब तक केवल एक बार अमेंडमेंट किया गया है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द कौन से हैं वो जो प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास का मेन उद्देश्य है सिलेबस को क्या करना, जस्टिफाई करना, या सिलेबस को एकदम से एक्सप्लेन करना। क्योंकि जब आपकी चीज दिमाग में आ जाएगा कि पढ़ना कितना है, तो फिर पढ़ तो आराम से लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करते हैं। हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। पार्ट फर्स्ट, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है, जिसमें एक में होता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। दूसरे में बताया नए राज्यों का प्रवेश। तीसरे में बताया कि किसी बाउंड्री को अल्टर करने की पावर या उसका नाम चेंज करने की पावर, किसी स्टेट का नाम चेंज करने की पावर या फिर उसकी बाउंड्री को अल्टर करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और आर्टिकल 4 में बताया कि आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड अगर कोई बिल आया है तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, मतलब 368 में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको देखना है, इस चीज में हम देख लेंगे। और अभी की बात करता हूं तो भारत में लगभग 28, लगभग क्या पूरे मतलब 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है। इन तीनों की बात, दोनों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा राज्य के फॉर्मेशन कब किया गया था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर आ जाते हैं सिटीजनशिप की। जो सिटीजनशिप है ये भारतीय संविधान के पार्ट सेकंड में मेंशन है, पार्ट सेकंड में मेंशन किया हुआ है। और यहां पर जो आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक आर्टिकल इस पार्ट में दिया गया है, जहां पर हमको देखना है कि सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए। जैसे सिटीजनशिप के लिए एक अमेंडमेंट आया है, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इससे पहले इसमें 4 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, मतलब अब तक केवल 5 बार इसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है। वो अमेंडमेंट क्या है वो सब यहाँ पर देखेंगे। और जो विवाद को लेकर विवाद चल रहा था, जो इस बात को लेकर विवाद चला था, सीएए और एनआरसी, लोगों में ये था, भ्रम फैला दिया था कि भाई आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान वहां पर नहीं था, वो मिसगाइड कर दिया गया था। तो सीए देख लेंगे, एनआरसी देख लेंगे। और जो सिटीजनशिप आप ले सकते हैं वो कितने तरीके से ले सकते हैं, 3 तो 5 तरीके से आप सिटीजनशिप मिल सकती है। बाई बर्थ मिल सकती है, आप माता पिता आपके इंडिया के हैं और आप इंडिया में जन्म ले लें तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे हम लोग हैं, हमने सिटीजनशिप के लिए कोई एप्लीकेशन थोड़ी ना किया था,
क्योंकि हमारे माता पिता इंडिया के थे तो हम ऑलरेडी बाई बर्थ इंडियन हो जाते हैं। इस तरह से 5 प्रोविजन है, उन 5 प्रोविजन की बात कर ले हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की नागरिकता भी छीनी जा सकती है। सिटीजनशिप छीनने के, टर्मिनेट करने के 3 तरीके हैं। उन 3 तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम सिटीजनशिप चैप्टर को पढ़ेंगे तो एकदम से बहुत डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो अनुभव है 5 साल का, उसमें मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं बच्चे कि जो पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, अगर वो पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उनको क्लास मतलब मेरी क्लास कर लिए तो उनको छोड़ नहीं पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना वहां पर होगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया रोड मैप क्या है कि आपको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना होगा। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है तो आपको ये देखना है कि क्या वो आपकी डिमांड के अनुसार पढ़ाया जा रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना होगा। पीवाईक्यू ही अब बताएंगे कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है क्या वो ऑन डिमांड है या नहीं है। तो अगर किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से लगभग 80 या 85% तक पीवाईक्यू लग जा रहे हैं तो वो टीचर एकदम से सही पढ़ा रहा है, क्योंकि जीएस का सब्जेक्ट है, यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। मैथ में क्या है कि 2+2 4 होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आर्ट का ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई रूल्स 100% काम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की, जो हमने कहां से अडॉप्ट किया है बच्चे, जो हमने अडॉप्ट किया है यूएसएसी, है ना, अमेरिका से। जो ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बनाए गए हैं। 12 से लेकर 35 तक बताया गया। जैसे आर्टिकल 12 डायरेक्ट हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि वहां पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, कि भाग 3 में जहां जहां हम स्टेट वर्ड यूज करेंगे वहां डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया, 14 में क्या होता है, 15 मतलब पूरा एक एक आर्टिकल को हम उधेड़ के रख देंगे और उसमें समझाएंगे आपको। सिर्फ आपको लिखवाना ही नहीं होगा, आपको समझना भी होगा। इतनी गारंटी देता हूं कि अगर पॉलिटी की क्लास आप कर जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश बचने नहीं दूंगा। चलते आगे, डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये पार्ट 4 में लिखा हुआ है संविधान के, ये पार्ट 4 में लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स थे वो इन्फोर्सेबल थे। इन्फोर्सेबल का मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं किए जा सकते हैं तो आप कहां जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी है। जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा इश्यू रिट करने का। रिट एक क्या होता है, ऑर्डर होता है जुडिशरी का, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपकी हियरिंग करेगा, आपकी प्रोसीडिंग्स करेगा, आपको जजमेंट देगा, आपको रिट जारी करवाएगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन किसको कहा जा रहा है या गार्जियन किसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। सेम डीपीएसपी के लिए वैसा नहीं है। अगर कोई स्टेट डीपीएसपी को लागू नहीं करता है तो आप उसके लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी के दरवाजे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो राज्य को दिशा दिखाने वाले कुछ कदम है, कि कोई राज्य या कोई सरकार जितने ज्यादा डीपीएसपी को लागू करने के लिए कदम उठाती है उतना माना जाता है कि उस सरकार ने एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए उतने ज्यादा कदम उठाए। मतलब जुडिशरी में जवाबदेह नहीं होती, लेकिन आम जनता की अदालत में सरकार इसके लिए जवाबदेह होती है। तो दोनों का प्रोसेस देख लेंगे, दोनों का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, और दोनों का मतलब फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएसपी का, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर लेंगे। और इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं, ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि आपको आर्टिकल्स याद रह जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में है, और आर्टिकल 51A, 51A। चूंकि इसके आगे ए लगा हुआ है क्योंकि ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में अडॉप्ट किया गया। इसको अडॉप्ट किया जाता है 42 अमेंडमेंट एक्ट, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1967, 67 के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है। और इससे रिलेटेड है स्वर्ण सिंह कमेटी,
है ना। और इसको लिया कहाँ गया था, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिया गया था। क्योंकि जब देश में संविधान बनाया गया था तो देश के लोग जागरूक नहीं थे कि लोगों को उनके कर्तव्य का बोध भी कराना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को जोड़ा। लेकिन चलते समय के साथ उन लोगों को समझ में आने लगा कि भारतीयों को उनके कर्तव्यों की भी बोध कराना आवश्यक है, इसलिए इसमें आर्टिकल 51A पार्ट 4A के तहत स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के बाद ऐड कर दिया जाता है। और इसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़े जाते हैं, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो मतलब एक जो लास्ट 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको भी बाद में ऐड किया गया। वो ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। यह एकदम से डिस्कस करेंगे डीप जाकर, इसकी भी ट्रिक है, ए से लेकर के तक मैं समझा दूंगा, है ना। 11 फंडामेंटल राइट्स आप सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे की बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, जो हम पीछे भी बात करके आए थे। अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो अमेंडमेंट कैसे किया जाता है और अमेंडमेंट की प्रोसेस लिखी कहां है। अमेंडमेंट की प्रोसेस आर्टिकल 368 में लिखी गई है कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल कैसे पास किया जाएगा, जो अमेंडमेंट बिल होगा। अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अलग अलग मेजोरिटीज की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ यहीं पर हम मेजोरिटी भी पढ़ लेंगे संविधान में, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी के बारे में बताया है। सिंपल मेजोरिटी के बारे में बताया है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में बताया है, और इसके साथ साथ इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में बताया है, और इसके साथ साथ स्पेशल मेजोरिटी के बारे में भी बताया है। इन सब तीनों चारों मेजोरिटीज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि आखिर इनमें क्या फर्क होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की तीनों मेजोरिटी है वहां पर तो 50% की बात होती है, लेकिन किसी में टोटल स्ट्रेंथ की बात होती है, किसी में इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात होती है, किसी में प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात होती है। समझ लेंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे। लेकिन जो स्पेशल मेजोरिटी है वहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 की बात होती है, मतलब 66% से ज्यादा वहां पर अगर किसी बिल को हाँ कर देते तो बिल एक्ट में परिवर्तन हो जाता है राष्ट्रपति के स्टंप और सिग्नेचर के बाद। तो अमेंडमेंट प्रोसेस की बात कर लेंगे और अभी तक कितने अमेंडमेंट किए गए हैं वो सब भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर आ जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, जो पार्ट 5 में दिया हुआ है और आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक दिया हुआ है। यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कि आखिर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता कौन है, इसको ओथ कौन दिलवाता है, और अगर प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो उनको हटाया भी कैसे जा सकता है। उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया इम्पीच्ड, ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसे, और है ना आर्टिकल 53 में क्या लिखा है, आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की वो सभी उसके पास होंगी। उसे या तो वो खुद फुलफिल करा सकता है या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा करा सकता है अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। फिर उसके बाद में इसकी पावर्स की बात करेंगे। इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, इसके पास डिप्लोमेटिक पावर्स होती है, इसके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, मिलिट्री पावर होती है ना, पेरेडॉन पावर होती है, क्षमादान की शक्तियां होती हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करेंगे वॉइस प्रेसिडेंट की। जो प्रेसिडेंट टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वॉइस प्रेसिडेंट टॉपिक इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा इस बार जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो सबसे पहले तो यही चीज समझ में आनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देता किसको है, और दूसरा चीज ये भी समझ में आना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे किया जाता है, कौन चुनता है, कौन से लोग इसमें भाग पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब हम देखेंगे। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी क्या क्या पावर होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या वो अपना रिजाइन दे दें या अपने जो सीटिंग है उसको फुलफिल करने में कैपेबल ना हो, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। उनको उस वो सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, वो सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं जो एक प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं। मतलब जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में ना हो तब, या उनकी डेथ हो जाए या वो अपना रिजाइन दे दे, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ये भी आ गई समझ में कि सर अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों एक साथ ना रहे, क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका है कि प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन दिया और वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होगी, या इसका उल्टा भी। तो अगर इस कंडीशन में फिर देखिएगा कौन देश को, तो वहां पर सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो वहां पर काम करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चूंकि भारत में
क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ स्टेट होता है, मतलब हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट ने, वो क्या होगा, नाम मात्र के हेड होते हैं। लेकिन जब रियल हेड होते हैं, रियल हेड कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। रियल हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। रियल हेड प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, चूंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ स्टेट है, सॉरी रियल हेड, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, लिख देता हूं शॉर्ट में, HOG, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो वो क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का मुखिया है। लेकिन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में पीएम कौन बनता है, पीएम वही बनता है जो प्राइम मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर में सबसे प्रधान होता है। इनको शपथ कौन दिलवाता है, इसको शपथ कौन दिलवाता है, इसको शपथ प्रेसिडेंट साहब ही दिलवाते हैं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की शपथ पूर्ण हो जाती है, उस समय कह दिया जाता है कि मंत्री परिषद का गठन हो चुका है। लेकिन जैसे ही और मंत्रियों को शपथ देना स्टार्ट होती है, तो कहा जाता है कि मंत्री परिषद का प्रसार स्टार्ट हो गया है। तो आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है। और यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी के लिखा होगा कैबिनेट मिनिस्टर, किसी के भी लिखा होगा स्टेट मिनिस्टर, किसी के लिखा होगा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। आखिर ये मंत्री होते कौन है और इनकी कितनी नंबर इसमें हो सकती है। जैसे पहले बहुत सारे मंत्री हो सकते हैं, लेकिन 91 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मंत्रिमंडल की जो लिमिट है प्राइम मिनिस्टर सहित 91 अमेंडमेंट में कितने कर दी, मोर देन, सॉरी नॉट मोर देन 15%, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में 545 मेंबर है, सॉरी 543, 543, क्योंकि दो पहले एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया है। तो 543 में कि 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट की और पावर की, कि इनकी पावर क्या है, और अगर प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्हें किस प्रोविजन के आधार पर हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनकी बात करते हैं। चूंकि पार्लियामेंट दो सदनों से मिलकर बना हुआ होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की कार्यप्रणाली और राज्यसभा की कार्यप्रणाली को चलाने के लिए इन दोनों को अपने रूल बनाने के लिए, अपने प्रोसीजर बनाने के लिए इनके पास पावर है। ये अपने यहाँ अपने रूल बना सकते हैं। लेकिन जो लोकसभा स्पीकर होता है वो लोकसभा इफेक्टिव रूप से काम करे, इसके लिए कुछ कमेटीज बनाता है। कुछ कमेटीज डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं जो स्टेबल होती हैं, जो क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो समय समय बनी रहती है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो लगभग 22 से 24 समितियां बनी रहती हैं हर समय। लेकिन कुछ कमेटियां ऐसी होती हैं जो एडहॉक होती हैं। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी होते हैं। जैसे कि एक कोई काम दिया गया, मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम लाना चाहती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम तभी आएगी जब वुमेन के डेटा एक इफेक्टिव और अपडेटेड डेटा उनके पास रहे। तो उसके लिए लोकसभा स्पीकर एक कमेटी को बना देगा और उसमें एडहॉक कमेटी के रूप में स्थापित कर देगा कि आपको रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। मान ली उस कमेटी ने 1 साल में या 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, उसके बाद कमेटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है ना। तो मतलब स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या है, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है कि जो सदैव बनी रहती है। 5 साल लोकसभा काम करेगी तो 5 साल लोकसभा तक बनी रहेगी। जैसे इसमें कुछ कमेटी के मैं नाम लेता हूं, जैसे एस्टीमेट कमेटी है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सब क्या है, ये सब स्टैंडिंग कमेटी हैं। लेकिन कुछ एडहॉक कमेटीज होती हैं जो किसी एक वर्क के पर्पज से स्टेब्लिश की जाती हैं। जैसे वो वर्क कंप्लीट हो जाता है, समिति का समाप्त कर दिया, गठन भी समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इसका जो चेयरपर्सन होगा वो कौन अपॉइंट करता है, वो लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। अगर लोकसभा का स्पीकर किसी समिति में जा रहा है तो वहां पर केवल वो अध्यक्ष के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में ही जा सकता है, अदरवाइज मेंबर के रूप में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आ गई कि एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी कौन होती है और उसके चेयरपर्सन कौन रहते हैं या उनको नॉमिनेट कौन करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट दो सदनों से मिलकर बना है, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा की बात की गई है वो 80 में, आर्टिकल 80 में, और लोकसभा की बात 81 में की गई है। फिर इसके इलेक्शन ऑफ मैनर्स की बात करते हैं। कहीं पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कहीं पर रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है।
उन सब की बात करेंगे। फिर इनके टेन्योर की भी बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा का टेन्योर जनरली 5 साल का होता है, लेकिन इसको समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति के पास मतलब अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है तब। लेकिन जो लोकसभा जो सॉरी जो राज्यसभा है वो परमानेंट सदन कहा जाता है, उसे फेडरल चैम्बर भी कहते हैं, उसको हाउस ऑफ अपर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं। वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन वहां पर टेन्योर 6 साल का होता है और लगभग 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रीअपॉइंटमेंट होते रहते हैं, मतलब रिटायर होते रहते हैं, है ना। इसलिए बनाया गया कि क्योंकि देश चलाने के लिए अगर कभी ऐसा हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ एबॉलिश हो जाती हैं तो फिर देश चलाएगा कौन। इसलिए जो संविधान सभा बैठी थी और संविधान का निर्माण किया गया 2 साल 11 महीना 18 दिन में और लगभग 64 लाख का खर्च के द्वारा, तो वहां पर यह मेंशन किया गया, ये समझा गया कि कम से कम एक हाउस पार्लियामेंट का सदन में रहना चाहिए, सेशन में रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो लोकसभा को तो डिसॉल्व के लिए टेम्पररी हाउस बनाया गया, उसे हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। और जो राज्यसभा है उसको एक फेडरल चैम्बर के रूप में बनाया गया। फिर देखेंगे पावर्स एंड टाइप्स ऑफ बिल की। कुछ पावर्स ऐसी हैं या कुछ बिल ऐसे हैं जो सिर्फ केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं बजट की, या बात करता हूं जैसे बजट पेश किया जाता है मनी बिल के रूप में। मनी बिल आर्टिकल 110 110 में मेंशन है, आर्टिकल 110 में मेंशन है, क्योंकि मनी बिल केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, है ना। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट बिल है, सीएए है, वो क्या संविधान संशोधन विधेयक है, वो कहां पर लाया जा सकता है, वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। तो पावर्स देख लेंगे इनकी, और स्पेशल पावर, इक्वल पावर दोनों की देख लेंगे, है ना। जैसे इक्वल पावर की बात और मैं करता हूं तो जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है और लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है। जैसे एच डी देवगौड़ा साहब, जैसे मनमोहन सिंह जी जब पीएम बने थे तो उस समय वो कहाँ के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन पीएम बने थे। फिर अमेंडमेंट और इनकी वर्किंग स्टाइल और वर्किंग प्रोसेस कैसे काम करते हैं वो सब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सरकार है उसके ऑर्गन्स 3 हैं। एक तो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ मेकिंग, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है, मतलब सबसे बड़ी संविधान या सबसे बड़ी विधि निर्माण की संस्था कह सकते हैं। दूसरा ऑर्गन आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है उस कानून को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, एग्जीक्यूटिव की है। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में 2 प्रकार के मेंबर्स आते हैं, एक टेम्पररी मेंबर्स आते हैं और एक परमानेंट मेंबर आते हैं। जो टेम्पररी मेंबर हैं वो मिनिस्टर्स आते हैं और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट्स कह सकते हैं, वो सब आते हैं। जो तीसरा इसका ऑर्गन है वो जुडिशरी है, और हमारे यहाँ पर सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखी गई है, जहां पर एक पदस्योपान, एक हायरार्की देखने को मिलती है, जहां सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, फिर उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सब आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स आते हैं। तो यहाँ ये भी समझेंगे कि आखिर में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं और जो सिविल केसेस होते हैं उनकी हियरिंग कहाँ होती है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहां पर देखा होगा आपने सत्र न्यायालय लिखा रहता है, मतलब सेशन कोर्ट लिखा रहता है, और आप कहीं पर जाते हैं तो वहां पर जिला न्यायालय लिखा रहता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा रहता है। तो दोनों केसेस में सुनवाई कैसे कहाँ कौन कौन सी होती है, कि मान लीजिए अगर डोरी का सिस्टम, डोरी का केस है, दहेज का केस है, तो आखिर उसकी हियरिंग कहाँ होगी। अगर किसी का मर्डर हो गया है तो उसकी हियरिंग कहाँ होगी, कौन उस पर जजमेंट देता है। और जो क्रिमिनल केसेस है वहां पर कौन बैठता है, और जो सिविल केसेस है या सिविल कोर्ट है वहां पर कौन हियरिंग करता है, कौन प्रोसीडिंग्स करता है, उन सब की एक एक करके हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ कैसे है, इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है। फिर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जा सकता है। और अभी की बात मैं बता देता हूं, अभी टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं, है ना, 34 जजेस होते हैं, जिसमें एक सीजेआई रहेंगे और अदर जजेस रहते हैं, अदर जजेस रहते हैं। फिर इसके बाद इम्पीचमेंट की बात करेंगे, अगर सीजीआई सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर कोई जज है, जो अदर जज है, जो जी मेंबर है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे काम कर सकते हैं, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है। फिर इसका देखेंगे कि इसका वर्किंग स्टाइल, जुरिडिक्शंस एरिया कौन से होते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है ना, एपिलेट जुरिडिक्शन होता है, फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जुरिडिक्शन होता है, ये सब एक एक करके यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सेम कंडीशन हम हाई कोर्ट में भी देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ और सबसे पहले हाई कोर्ट कहां पर किए गए। और यहाँ पर हम एक जो अमेंडमेंट एक्ट है,
सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये कहता है एक या दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट्स के लिए कॉमन हाईकोर्ट की व्यवस्था करता है। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ हाईकोर्ट्स हैं जो दो या तीन स्टेट्स के लिए काम करते हैं, जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट हो गया, जैसे चंडीगढ़ हाईकोर्ट हो गया, है ना। ये बहुत सारे हैं। फिर इनके देखेंगे कि जो इनका अपॉइंटमेंट होता कैसे, कि अगर एक व्यक्ति दो राज्यों का हाई कोर्ट का, मतलब दो राज्यों के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हुआ है या जज बना हुआ है, तो उनकी सैलरी और अलाउंसेस वगैरह, वेतन और भत्ते आएंगे कहां से? क्या दोनों स्टेट देंगे या कौन डिसाइड करेगा? तो वो सब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं करते हैं, तो इनको हटाने का प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, इनको हटाया कैसे जा सकता है, वो सब यहाँ पर देखेंगे और इनके वर्किंग स्टाइल के बारे में भी बात कर लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर आ जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ, गवर्नर की। तो जो यूनियन में पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वही पावर होती है गवर्नर के पास स्टेट में, लेकिन कुछ पावर को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। जैसे मिलिट्री पावर में ये अपना काम नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है तो प्रेसिडेंट उसको जीरो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर उसमें अपनी जो मिलिट्री पावर या मतलब एग्जीक्यूटिव पावर या मतलब जो क्षमादान की शक्ति है वो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि गवर्नर के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इन पर इम्पीच कैसे किया जाता है, वर्किंग और इनका पावर, ये सब चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे जब हम सिलेबस को आगे बढ़ेंगे, गवर्नर के टॉपिक को पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और वहां पर देखते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर, सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, और स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल और असेंबली। जैसे अभी आपको देखा होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर वैसे ही काम करती है जैसे लोकसभा में, सॉरी यूनियन में लोकसभा करती है। मतलब एक मैं डायग्राम यहां पर बनाता हूं, यहां पे प्रेसिडेंट है, यहां पर वो कौन काम करेगा, वहां पर वो काम गवर्नर करेंगे, और इधर लिख देता हूं लोकसभा, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी, और यहाँ पर लिख देता हूँ राज्यसभा, और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करेगी। लेकिन सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सॉरी कर्नाटक हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का होना या ना होना, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना ना होना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि एक आर्टिकल है 169, आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव असेंबली को यह पावर देती है कि वह अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अगर बिल पास करके कहे कि अखिल भारतीय सेवा के लिए कोई सेवा गठन कर दे, या राज्य में नेशनल इंट्रेंस के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी गठन कर दे, तो वहां पर राज्य पार्लियामेंट वैसा कर सकती है ना। इसका अबोलिशन के लिए भी सेम प्रोसेस है, मतलब किसी राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है विधानसभा। डन। तो इसकी पावर और ये एग्जीक्यूटिव पावर और सारी पावर्स यहाँ पर देख लेंगे। जैसे वहां पर हमने बात किया था लोकसभा में, लोकसभा में केवल मनी बिल लाया जा सकता है, तो सेम यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में मनी बिल पेश किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका फॉर्मेशन की बात करेंगे कि सबसे पहले इनको फॉर्मेशन किया गया, और 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, इन दौरों के द्वारा 73 के द्वारा पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, और जबकि 74th के द्वारा जो म्युनिसिपैलिटीज है उनको ऐड किया गया, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। इनके पावर्स की बात करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ कमिटीज की बात कर लेंगे, जैसे अशोक मेहता कमेटी है, बलवंत मेहता कमेटी है, और एल एम सिंघवी कमेटी है। ऐसी कुछ कमेटीज है और कुछ आयोग है, उन सब की यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। उनके जो आपका एग्जाम का नेचर है वहां पर क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको डिस्कस करा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। अगर यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनके बारे में बात कर लेंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में बात कर लेंगे कि आखिर कैग का काम होता क्या है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कैग की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि भाई 12,000 करोड़ का ये 10 या 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। तो आखिर ये पता कैसे चलता है? तो अगर मैं कहूं ये ऑडिटिंग ऑफिसर होता है इस सेंटर का सबसे बड़ा।
फिर बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ये सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है इंडिया का। फिर सेम जो ये यूनियन में होता है और ये स्टेट में होता है, मतलब ये स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर, सबसे फर्स्ट ऑफिसर, लीगल ऑफिसर की बात करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इनकी बात कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन में हम जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसकी बात करेंगे, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है या स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एसईसी है, दोनों के बारे में बात करेंगे। और एकदम 360 व्यू डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर बात कर लेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की। पब्लिक सर्विस कमीशन में हम दोनों की बात कर लेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी की भी बात कर लेंगे, स्टेट प्रोविंशियल सर्विस कमीशन की बात कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और नेशनल कमीशन फॉर बीसी, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनकी सबके बारे में बात कर लेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इन सब के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। फिर बात कर लेंगे कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जैसे आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान बनाने की जिम्मेदारी थी वो प्लानिंग कमीशन थी, लेकिन 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर नेशनल नीति आयोग, हाँ, नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अब नीति आयोग 5 वर्ष की योजनाएं नहीं चलाती, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलाती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि 2015 में ये बनाया गया, तो इसलिए आपने देखा होगा 15 साल की अप्रोच पे काम करती है। इसलिए इंडिया के जितने भी टारगेट हैं वो लगभग 2030 तक है, चाहे वो एथेनॉल ब्लेंडिंग करने के हों, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के हों, वो सब एजेंडा कौन सा है, 2030, 2030 तक का है। हालांकि एक एजेंडा 2047 का भी है कि भारत के 100 साल पर, आजादी के 100 साल बाद भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाना चाहिए, एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाना चाहिए। हालांकि उसके पीछे क्या मुद्दे हैं वो बाद की बात है। फिर बात करते हैं जोनल काउंसिल, है ना, जोनल काउंसिल, जैसे जितने भी सारी काउंसिल्स हैं वहां पर अलग अलग पीएम पीएम उनके क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन जो जोनल काउंसिल होती है यहाँ पर उसका जो चेयरपर्सन होता है वो होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होते हैं। और ये अभी तक 5 जोनल काउंसिल्स हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे, आखिर क्या प्रोविजन है और इनका वर्किंग क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं और इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है। जो हमारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनमें यही सब हम पढ़ने वाले हैं कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है और उनका स्ट्रक्चर क्या क्या है, और अगर उनका जो चेयरपर्सन है वो रिजाइन देता है या उनका एज क्या है ना अपॉइंटमेंट का, वो सब यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिर बात करते हैं सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन, सीआईसी की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की कमीशन की बात करते हैं। फिर यहाँ पर सीबीसी की बात कर लेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर लेंगे और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर लेंगे। और फिर इसके साथ साथ एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर लेंगे। ये कुछ हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर इमरजेंसी प्रोविजन की बात करेंगे। ये इमरजेंसी प्रोविजन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मणिपुर में लगभग 1 साल के बाद, क्या कर दिया गया, जो इमरजेंसी प्रोविजन था या प्रेसिडेंट रूल था उसको वापस कर लिया गया है। तो यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं, तो इसके लिए एक आर्टिकल 352 है। यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। फिर एक और आर्टिकल है यहाँ पर 365, यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल को कहां पर ऐड किया गया था, पंजाब में ऐड किया गया था, पंजाब में इंपोज किया गया था, और अब तक लगभग सबसे ज्यादा बार मणिपुर में यूज किया जा चुका है 360। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी,
हम यहाँ पर समझते हैं कि जो आर्टिकल 352 है, नेशनल इमरजेंसी केवल अभी तक 3 बार लगाई जा चुकी है, लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी वो अलग-अलग स्टेट में कई-कई बार लगाई जा चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा मणिपुर में लगभग 11 बार नेशनल सॉरी स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। लेकिन इंडिया में अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है ना? इनके प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। फिर देख लेंगे लैंग्वेजेस, इंटर स्टेट रिलेशंस और ट्रिब्यूनल्स जो अधिकरण है। जैसे आपने आपने सुना होगा कि जब डिबेट चलती है तो डिबेट में आता है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि भारत की अभी तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी है। लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिए हुए होते हैं, उनको लगता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो आखिर राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए क्या-क्या उसमें प्रोविजंस होनी चाहिए, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, विविधताएं बहुत है। भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। तो क्या अगर भारत की राजभाषा सॉरी राष्ट्र भाषा हिंदी बनती है तो फिर कैसे काम करता है ना? फिर जो साउथ वाले हैं या नॉर्थ ईस्ट में वो कैसे काम करेंगे? तो इसलिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है ना? भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी और इंग्लिश है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी है अपनी हियरिंग या प्रोसीडिंग्स जो जजमेंट देता है वो सब इंग्लिश में देता है, और आपको अगर वहां एप्लीकेशन देनी है तो वो भी इंग्लिश में दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का है, और पूरे देश में इंग्लिश समझने वाले और बोलने वाले लोग हर स्टेट में अवेलेबल हैं, इसलिए वो करता है। लेकिन अगर आप हिंदी नहीं समझते, सॉरी इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो आपके लिए ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी कराना आपके स्टेट के गवर्नर के या सीएम का काम होता है। तो लैंग्वेज वाला प्रोविजन देख लेंगे, और इंटर स्टेट रिलेशंस की बात कर लेंगे, और जो ट्राइब्यूनल्स वगैरह हैं इन सब की बात कर लेंगे। यहाँ से यदा कदा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं कि वन पार्टी रूल क्या होता है, मल्टी पार्टी रूल क्या होता है, टू पार्टी रूल क्या होता है, और फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब तक कब बनाया गया। क्योंकि अभी आपको पता होगा अभी तक केवल 3 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, परिसीमन आयोग बनाया गया है। मतलब जनगणना के अनुसार इनको क्या करना पड़ता है, जो सीट्स हैं लोकसभा में या राज्यसभा में उनको चेंज करना होता है ना? तो ये सब हम देख लेंगे, और कौन सी पार्टी कब बनी। जैसे बीजेपी की बात करेंगे हम, कांग्रेस की बात करेंगे हम, है ना? और जो भी एक्सेट्रा पार्टीज हैं उन सब की बात करेंगे हम यहाँ पर कि कौन सी पार्टी कब कब बनाई गई थी। अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। आपने सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। एक व्यक्ति थे हरियाणा के, राम सिंह, है ना? उन्होंने 2 दिन में 3 पार्टियों को छोड़ दिया था, इसलिए उनको कहा जाता है आया राम और गया राम। लेकिन जब देखा गया कि लोग इसको मजाक में यूज कर रहे हैं कि कभी भी किसी पार्टी को छोड़ दे रहे हैं और किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या जो लोगों का विश्वास है वो टूटता है, और जो गवर्नमेंट है वो भी एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है, या कोई भी पार्टी एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। इस सब को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और जोड़ेगी 10th शेड्यूल। अमेंडमेंट कौन सा था? 52 अमेंडमेंट एक्ट और 1985, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ है कि जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक पार्टी को छोड़कर लोभ के कारण किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ये स्पीकर उसकी मेंबरशिप को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, और इसके द्वारा दिए गए जजमेंट को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक आर्टिकल 101 है, 102 है ना? यहां पर क्या है, अगर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड करना है, उसको मेंबरशिप को समाप्त करनी है, तो वहां पर कौन कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस के प्रेसिडेंट साहब, ये मिलकर कर सकते हैं। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में स्पीकर के पास ये पावर होती है, स्पीकर ही ये सब कर सकता है। आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेशनल सिंबल्स। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये स्टैटिक जीके वाला भी पार्ट है और ये पॉलिटी वाला भी पार्ट है, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया, हमारा जो नेशनल एनिमल है उसको कब अडॉप्ट किया, नेशनल फ्लावर, और इसके साथ साथ जितना भी स्टैटिक वाला पोर्शन है वो सब हम यहाँ पर करने वाले हैं, पूरा कर लेंगे इसको कि आखिर जो फ्लैग कोड है वो अडॉप्ट कब किया गया। इससे इंपोर्टेड केस है नबील जिंदल केस, जिससे पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति नेशनल फ्लैग को कहीं भी कभी भी नहीं फहरा सकता था। लेकिन जब नबील जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी नेशनल फ्लैग को फहरा सकता है,
और जो नेशनल फ्लैग होता है उसमें दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक तो झंडा फहराना, एक ध्वजारोहण, है ना। दोनों में फर्क क्या होता है? जैसे कि आपने देखा लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं, झंडा कौन, ध्वजारोहण कौन करते हैं? पीएम करते हैं। लेकिन जो 26 जनवरी है उस समय ध्वज को फहराते कौन है? प्रेसिडेंट साहब, है ना। और वो कहाँ होता है? प्रेसिडेंट ऑफिस पे। चलो आगे की बात करते हैं। ये सब हम पढ़ लेंगे कि आखिर सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है, और जो नेशनल करेंसी सिंबल है वो कहाँ से लिया गया है, और अभी जो नेशनल करेंसी सिंबल बनाया गया है वो कौन कहाँ से बनाया हुआ है। वो एक आईआईटी के छात्र हैं, उन्होंने बनाया है। उसमें देवनागरी लिपि और हिंदी दोनों को यूज किया गया है। आगे की बात करते हैं। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे 7वां अमेंडमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, 24 अमेंडमेंट, 25 और 32, 36, 42। जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इसके द्वारा लगभग 55 जगह पर, 55 जगह पर या उससे अधिक भी पूरे संविधान को चेंज किया गया है। फिर इसके बाद 44 अमेंडमेंट की बात कर लेंगे, 52 अमेंडमेंट जो भी मैंने पीछे बताया, 61 अमेंडमेंट की बात कर लेंगे जिसमें वोटिंग एज 21 ईयर्स थी पहले, जिसको घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। और 17th अमेंडमेंट की बात कर लेंगे जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए को जोड़ा गया कि अब आप भी प्रेसिडेंट के रूप में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए वोटिंग कर सकते हैं, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में इनको ऐड किया गया। 73 में पंचायत को स्टेटस दिया गया, 74 में म्युनिसिपैलिटीज, 86 में अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। 91 में क्या किया गया? मंत्री परिषद की संख्या को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कर दिया गया? एक लिमिट कर दिया गया। 92, 1900 और 100 के बाद पूरा पढ़ लेंगे, 105वां भी और 106वां भी। ये सारी चीजें हम अभी तक कर लेंगे। अभी तक टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो 100 से जो लास्ट वाले 101, 102, 103, 104, 105, 106 वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी हम यहाँ पर करेंगे। वैसे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो एकदम से एक से लेकर पूरे आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं, है ना, जो पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे तो 495 या 485 के आसपास में आर्टिकल्स आपको दिखेंगे, लेकिन उतना आर्टिकल हमको नहीं पढ़ना क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं। क्योंकि रोबोट नहीं है कि चिप लगाया और स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे जैसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आर्टिकल 13, सॉरी आर्टिकल 1 से स्टार्ट करूं तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। कुछ आर्टिकल्स लगातार इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद कुछ छोड़ देंगे बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और है ना, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की, कि आखिर यूनियन टेरिटरीज बनाई कैसे जाती हैं। और अभी तक केवल कितनी? 8 यूटीज हैं इंडिया के अंदर। कि वो आखिर 8 यूटीज बनी कब, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, उनको मिलाया कब गया, दो तीनों को मर्ज कर कब किया गया, वो सब चीजें हम यहाँ पर एकदम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद सैलरी और ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, की जो लोगों की सैलरी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे पीएम हो गया, सीएम हो गया, या फिर प्रेसिडेंट हो गया, कैग हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, या सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हो गए, उनके जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है, जो उनके खर्चे हैं, वो आखिर दिए कहाँ से जाएंगे? क्या वो चार्ज एक्सपेंडिचर, यहाँ पर एक चीज निकल खाएगी, चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर जो आर्टिकल 1112, 112 आर्टिकल 3 इसमें बताया गया है। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट को देने ही देने होते हैं। मतलब चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट रहे या फिर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट रहे या कोई अदर गवर्नमेंट रहे, वैसे सैलरी और वैसे अलाउंसेस जो दिए ही जाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी देनी ही देनी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी देनी ही देनी, तो सब चीजें यहाँ पर लिखी है। तो आखिर ये लिखी कहाँ है, कौन सी शेड्यूल्स में लिखी गई हैं, और किसकी कितनी सैलरी अभी प्रेजेंट में है, वो सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एक इसके लिए ट्रिक भी हम बताएंगे, जब शेड्यूल्स याद करवाएंगे उसके लिए हम एक ट्रिक्स भी दिखाएंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं पार्ट्स को याद करने की, आर्टिकल्स को याद करने की और शेड्यूल्स को याद करने की, सब कुछ हम आपको याद करवाएंगे।
8th पे कमीशन के द्वारा लोगों की सैलरी कितनी बन रही है और जो अपडेट सैलरी है वो सब आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और 8th पे कमीशन स्टैब्लिश कब किया गया, फॉर्मेशन इसका कब किया गया और इसके चेयरपर्सन कौन है, इसमें मेंबर्स कौन है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो यही तो हमारा सिलेबस। यहाँ पर जो सिलेबस है जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें बहुत सारा सिलेबस ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करता हूँ पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, मैं बात करता हूँ सिटीजनशिप की, मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी तीनों ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस बार वाइस प्रेसिडेंट भी चर्चा में है, उन्होंने रिजाइन दिया था और नया वाइस प्रेसिडेंट को हमने अपॉइंट किया था, मतलब इलेक्ट करवाया था। तो उनका इलेक्शन प्रोसेस होता क्या है, कौन कौन से मेंबर्स उनको मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन से मेंबर्स उनको जब इम्पीच किया जाएगा या रिमूवल किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 67 क्लॉज बी के तहत वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल प्रोसेस लिखा हुआ है, तो लेकिन उस रिमूवल प्रोसेस है क्या, उसमें कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर मेजोरिटी कौन सी जरूरत होती है और वो बिल लाया कहां पर जाता है, लाया मतलब राज्यसभा में लाया जाएगा या तो लोकसभा में लाया जाएगा और दोनों जगह पर मेजोरिटी कौन सी रिक्वायर्ड होगी। ये सब यहाँ पर डिस्कस की जरूरत थी, जो आगे हम एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में स्टार्ट करेंगे और पूरा एकदम से 360 व्यू कंप्लीट कर देंगे। अब थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकुर है और मैंने इस इंडिया के बहुत सारी कोचिंग्स में अलग अलग लोकेशंस पर पढ़ाया है, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ, कोटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और मेरे को पढ़ाने का 5 साल का अनुभव है और मेरे को यूपीएससी का एस्पायरेंट मैं रहा हूँ और यूपीएससी में मैंने अच्छे से मचाया है, लेकिन कुछ कमियों के कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बस यही है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अगर एकेडमिक्स की बात मैं करता हूँ तो मेरे पास मास्टर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री से मैंने किया है, नेट मेरा क्वालिफाइड है। फिर वहीं मैंने पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है ना। और बस यही मेरी एकेडमिक्स और सीटेट बीएड वगैरह ये सब मैंने किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।